हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम डिस्कस कर रहे थे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, और उसमें हमने विधायी संबंध पढ़ लिया है, वित्तीय प्रशासनिक संबंध हम पढ़ चुके हैं, और अभी के लेक्चर में हम वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट के बीच। तो जैसे कि फैक्चुअल डाटा प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया है, जो विधायी संबंध था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11 का हिस्सा था। प्रशासनिक संबंध भी भाग 11 के अंतर्गत आता है, लेकिन जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है ये भाग 12 के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये फैक्चुअल डाटा याद रखना, जो वित्तीय संबंध के बारे में बात की गई है वो भाग 12 के अंदर है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हमने इसको समझने के लिए एक यहाँ पे टेबल तैयार किया है। मैंने नहीं, हमारे सर ने तैयार किया है, मंजेश कुमार सर, फैकल्टी ऑफ दृष्टि IAS। और इस टेबल में क्या है, बड़े अच्छे से शॉर्ट तरीके से कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे कैसे किया जाता था पहले, और अब कैसे किया जाता है, ये सारे हमने इस टेबल में, छोटे से टेबल में बना दिया है। तो पहले क्या होता था, ये जो भी है ये अभी नहीं हो रहा है, जो पहले वाले कॉलम में आपको दिख रहा है। पहले क्या होता था, यदि केंद्र सरकार ही कर का आरोपण कर रहा है, कर इम्पोज कर रहा है, केंद्र ही उसे कलेक्ट कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, केंद्र ही उसे विनियोजित भी कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में पहले जो मेन कर हुआ करते थे, इनकम टैक्स हो गया, सीमा शुल्क हो गया, कंपनी कर हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। लेकिन 80वें संविधान संशोधन से बाद, 80वें संविधान संशोधन से पहले तक क्या होता था, केंद्र इनकम टैक्स इम्पोज करता था, केंद्र ही कलेक्ट करता था, केंद्र ही फिर उसका यूज करता था। सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, सीमा शुल्क और कंपनी कर भी, जो भी मेन कर होते हैं जिसमें मोटी कमाई होती थी सेंटर की। लेकिन 80वें संविधान संशोधन के बाद से ये सारे कर केंद्र और राज्य के बीच विभाजनीय बना दिया गया, हो गया। और वर्तमान समय में देखा जाए तो लिखा भी है, जैसे वर्तमान समय में इस श्रेणी में कोई भी विशेष कर नहीं आता है। ठीक है, कर हैं लेकिन कोई भी उस वैसे नहीं है जो उतनी मोटी कमाई दे सके केंद्र सरकार को। तो पहला कॉलम में जो केंद्र हमने किया है, ये लगभग आज के समय एक्शन में नहीं है, नेग्लिजिबल पावर के अंतर्गत है। सेकंड आते हैं, जब प्रांत आरोपित करे किसी कर को, संग्रहित भी प्रांत करे और उसका विनियोजन भी प्रांत करे, तो वो कौन सा कर है, वो है भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के जो काम है वो प्रांत ही आरोपित करता है, प्रांत ही संग्रहित करता है और प्रांत ही विनियोजित करता है। तो ये याद रखना एक तरीके से फैक्चुअल डाटा के रूप में। अगला, अगर कोई ऐसा कर है कि जो केंद्र आरोपित करे, प्रांत संग्रहित करे और प्रांत विनियोजित करे, उसका केंद्र इम्पोज कर रहा है लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है, प्रांत, और उसका यूज कौन कर रहा है बाद में, प्रांत। तो ऐसा कौन सा कर है, विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क। जो स्टाम्प शुल्क होता है उसके जो फ़ायदे होते हैं सेंटर इम्पोज करता है, लेकिन रखता कौन है, प्रांत, स्टेट गवर्नमेंट रखती है उसको। ओके, और वैसे भी क्या ही मिल जाता है स्टाम्प शुल्क से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिया है स्टेट को सेंटर ने कुछ अपनी तरफ से, तो बहुत है। अगला है, एक ऐसा कर जो केंद्र आरोपित करता है, केंद्र संग्रहित करता है और किसे, प्रांत को विनियोजित, प्रांत उसका विनियोजन करता है। केंद्र आरोपित करेगा, केंद्र संग्रहित करेगा और प्रांत क्या करेगा, विनियोजित। उसके अंतर्गत कौन आते हैं, रेल भाड़ा और माल भाड़े। ठीक है, जो भी रेलवे के भाड़े और माल भाड़ा होता है वो किसके क्या कौन विनियोजित करता है उनको, प्रांत। आरोपित और संग्रहित कौन करेगा, केंद्र। ओके, उसके बाद लास्ट, आरोपण अगर केंद्र करे, संग्रहित केंद्र करे, लेकिन विनियोजित कौन करे, केंद्र और प्रांत मिल करके। तो ऐसे कर के अंतर्गत कौन आते हैं, पहली श्रेणी के सभी कर अब यही हैं। जो भी फर्स्ट क्लास के कर हैं, टैक्सेस है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं कि केंद्र आरोपित करता है, केंद्र कलेक्ट करता है, विनियोजन करने का काम केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर करते हैं। ओके, तो ये टैक्स के बंटवारे को दिखाया गया है इस टेबल में, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इसके बाद का टैक्स वित्तीय संबंध में मेन यही था। उसके बाद से तो आपका एक नया बवाल आ गया जब आर्टिकल 101वां संविधान संशोधन हुआ, और आपको पता ही होगा 101वां संविधान संशोधन 2016 में GST आया उस वजह से, और उसके बाद से तो टैक्स का पूरा मतलब
दुनिया ही बदल गई। टैक्स के पूरी तरीके से हर रूल्स हमें नए लगने लगे, हर चीज़ नए चेंजेस आ गए, नए स्लैब्स बन गए टैक्स के। तो हमें सीधी सी बात है, अगर हम वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीएसटी के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कर से प्राप्त राजस्व की नई व्यवस्था, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वस्तु व सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर प्यार से कहते हैं इसे जीएसटी। ये फैक्चुअल डाटा तो आपको अभी तक पता ही होगा कि 101वां संविधान संशोधन के अंदर जीएसटी आया, 2016 में आया था ये। इसकी विशेषताएं क्या हैं? 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की विशेषता क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर सुधार है। ये नोट्स मेंस के अकॉर्डिंग तैयार है जीएसटी पे, तो काफ़ी अच्छे से पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत साहब, ठीक है। और मंजीर सर जैसे एक्सपीरियंस टीचर ने या फिर एडवोकेट ने ये नोट्स तैयार करवाया, तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस भी होंगी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी। तो जीएसटी के बारे में क्या स्पेशल है? यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, रिफॉर्म, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। इसके द्वारा अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके उनकी जगह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही कर लगाने का प्रावधान किया गया, जिसे जीएसटी कहते हैं। इसका मतलब पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, स्टेट टू स्टेट टैक्सेस थे, सेंटर में टैक्सेस थे। अब क्या किया गया, उन सबको हटाया गया और उनको एक ही टैक्स के स्लैब में लाया गया, जिसको जीएसटी कहते हैं, ठीक है। अतः 101वें संविधान संशोधन का उद्देश्य वन कंट्री वन टैक्स की व्यवस्था लागू करना है। ये वर्ड्स अगर हम मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। जीएसटी का मेन उद्देश्य क्या माना जा सकता है? वन कंट्री वन टैक्स की व्यवस्था लागू करना। ओके, नेक्स्ट लाइन, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा द्वैध जीएसटी का प्रावधान है। द्वैध जीएसटी, द्वैध का मतलब दो, ड्यूअल जीएसटी, जिसके तहत केंद्र जीएसटी तथा राज्य जीएसटी शामिल होते हैं। आप कोई भी सामान लो, आप सपोज किसी होटल में जाकर के कुछ भी खा गया हो, इडली डोसा ही खा गया हो, आपके पास जो डिजिटल बिल आएगा उस पर इंक्लूड रहेगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों ही। ओके, उसके बाद कुछ वस्तुएं व सेवाओं पर जो अंतर्राज्य व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड से संबंधित है, उन पर एकीकृत वस्तु व सेवा कर का प्रावधान है। तो एक नई टाइप की भी जीएसटी इसमें जोड़ी गई है इंटर स्टेट ट्रेड के लिए, ठीक है। तो उसे आईजीएसटी कहते हैं। तो तीन टाइप की जीएसटी इसमें आती हैं, सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी कहते हैं। जब अंतर राज्य संबंध, सपोज वो उत्तर प्रदेश से पहुंच रहा है कोई सामान हरियाणा में, तो उनके बीच जो ट्रेड के लिए जीएसटी अप्लाई होगा उसे आईजीएसटी कहेंगे। ओके, उसके बाद आईजीएसटी केंद्र द्वारा वसूला जाता है, लेकिन इसे केंद्र व राज्य के बीच बांट दिया जाता है। वसूलेगा कौन? केंद्र, और बंटवारा किसके बीच होगा? सेंटर और राज्य के बीच, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई पक्षपात होता है, सबको बराबर बराबर मिलता है भाई, जिसने जितनी मेहनत की। उसके बाद 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। ओके, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो फैक्चुअल डाटाज आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की, आई होप जीएसटी समझ गए हो। जीएसटी को अगर आंसर राइटिंग लिखना है तो कौन कौन से वर्ड यूज करोगे? जीएसटी सबसे पहले है क्या? जीएसटी है, सबसे पहला ही लाइन लिखा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, अप्रत्यक्ष कर सुधार है ये, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यों लागू किया गया, तो ये वन कंट्री वन टैक्स का जो व्यवस्था था उसके अंतर्गत, या फिर उसे उस रास्ते में चलने के लिए जीएसटी आया। जीएसटी क्या करता है? जीएसटी द्वैध जीएसटी का प्रावधान है जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। अगला आपको पता चलना चाहिए इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में, जब दो राज्यों के बीच आपस में ट्रेड हो और उसके बीच जो जीएसटी लगे उसे आईजीएसटी कहते हैं। और आईजीएसटी के जो पैसा है उसे कौन रखता है? केंद्र तो वसूलता है, लेकिन बंटवारा केंद्र कर देता है राज्य के साथ बड़ी शराफत से। तो ये था। अब उसके बाद जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं कि जीएसटी काउंसिल कौन है, कैसे लोग बैठते हैं, कौन अध्यक्ष है। तो डियर फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत पहली बात तो उसका प्रावधान का है, इसका प्रावधान है आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की बात है। रचना, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका, तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे निर्मला ताई हैं अभी। उपाध्यक्ष कौन होता है?
वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का राज्य मंत्री, ओके, उपाध्यक्ष होता है। सदस्य कौन होता है? राज्य के वित्त मंत्री जैसे, और राज्य के वित्त मंत्री, ठीक है, जो सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। और उसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो राज्य है और उसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, आपको पता है ये यूनियन टेरिटरीज है, तो इसके भी जो वित्त मंत्री है इसमें शामिल होते हैं। इसका कार्य क्या है? GST काउंसिल GST से संबंधित सभी प्रमुख कार्य या सभी प्रमुख निर्णय लेती है, डिसीजन मेकिंग एक काउंसिल है ये। जैसे GST की स्लैब तय करना, GST काउंसिल का सबसे मेन काम यही है, GST की स्लैब तय करना। अब हर साल बजट में नोटिस करोगे GST की कभी बात होती है, GST की स्लैब्स अलग अलग हो जाती है, टैक्स के स्लैब अलग होते हैं जैसे। तो GST की स्लैब तय करना किसके अंतर्गत है? GST काउंसिल के अंतर्गत होता है। अगला काम GST काउंसिल का, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में समय समय पर वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण करना, ठीक है। 1 स्लैब टू सेकेंड स्लैब, वस्तु और सेवा का स्थानांतरण। तीसरा, कुछ वस्तु और सेवा को GST के दायरे से बाहर रखना, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, या फिर गरीब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ें, तो उन्हें GST के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है, जिसे बेसिक ह्यूमन नीड्स कहते हैं। फोर्थ, कुछ क्षेत्रों व राज्यों को GST के दायरे से बाहर रखना, ये GST काउंसिल ने डिसाइड किया कि कुछ क्षेत्रों व राज्यों को GST काउंसिल के बाहर रखा जाएगा, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है या बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है ज़्यादा ट्रेड के और आय के ज़्यादा साधन नहीं है, तो उन राज्यों में GST काउंसिल चाहती है कि GST से वो दायरे से वो बाहर रहे, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये आपके GST की विशेषताएं हैं। और GST काउंसिल में कौन, फैक्चुअल डाटा याद रखना, हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा सदस्य होते हैं राज्य के वित्त मंत्री, और इसके अलावा राज्य के अंतर्गत दिल्ली, पुडुचेरी, JNK जो UT है उसके वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। और क्या पता होना चाहिए हमें? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। ये भी चलो अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा एकदम याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। सहायता अनुदान मतलब पता है? जैसे कि हिमाचल हो गया, हिमाचल में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया और लैंडस्लाइडिंग हो गई आपकी, उत्तराखंड लैंडस्लाइडिंग हो गया, बाढ़ आ गया, तो ऐसे समय में सहायता अनुदान देता है सेंटर राज्य को। या फिर साउथ के कोई राज्य ले लो या कोई तटवर्ती इलाके जहाँ मानसून या फिर तेज़ साइक्लोन के वजह से पूरा बर्बादी हो गया हो, घर टूट गए हों लोगों के, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया हो, मतलब करोड़ों का नुकसान हो चुका हो, तो ऐसे में सेंटर हेल्प करता है राज्य का, जिसे अनुदान कहते हैं। यहाँ पे अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे सहायता अनुदान कहते हैं। सहायता अनुदान 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला प्रकार, किसी राज्य को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अनुदान, जो मैंने आपको समझाया, फ्लड या फिर साइक्लोन हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग हो सकता है, कुछ भी। दूसरा टाइप है जनजाति के कल्याण के लिए अनुदान देना, जनजाति के कल्याण के लिए, जैसे कि आप कह सकते हो झारखंड या उड़ीसा के जनजातियों के लिए जो जंगलों में रह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके लिए, नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय इलाके हैं उनके कल्याण के लिए अनुदान देना। और तीसरा है किसी राज्य को सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन से उबारने के लिए अनुदान देना, ये भी लगभग वही चीज़ है। और उसमें सबसे मेन, सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा प्राकृतिक आपदा के लिए, ठीक है। ये बैड लक है इंडिया का कि बहुत ज़्यादा हमारा पैसा सिर्फ प्राकृतिक आपदा में जाता है। ओके, तो ये हो गए अनुदान, 3 प्रकार के अनुदान होते हैं, ये याद रखना। अगला टॉपिक क्या वित्तीय संबंध के लिए इम्पॉर्टेंट है, लिखा है लास्ट पैराग्राफ। अतः यह स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में संविधान निर्माताओं ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है। इस बात पे तो लड़ाई है सेंटर और स्टेट की, पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी सेंटर को ज़्यादा दी गई है स्टेट की कंपेरिजन में। विधायी लॉ से रिलेटेड भी सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। और यहाँ पे हम फाइनेंस से रिलेटेड भी देख रहे हैं कि अतः यह स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में संविधान निर्माताओं ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है और विशेष परिस्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया है, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता देने का प्रारूप क्या हो, इसके लिए परामर्श देने हेतु 1969 में
डॉक्टर गाडगिल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो सुझाव दिए उसे गाडगिल फार्मूला कहते हैं। ये थोड़ा याद रखना आप। गाडगिल फार्मूला कब दिया? 1969 में दिया। और किसने दिया? DR गाडगिल समिति के अनुसार। वो हेड थे, गाडगिल हेड थे समिति के। और किसके संबंध में दिया? किस बारे में इन्होंने समिति बनाई गई थी? वो था केंद्र राज्य संबंधों को आर्थिक सहायता की बात की थी गाडगिल साहब ने। इन्होंने क्या बात की थी आर्थिक सहायता को? इन्होंने बात किया था लोन का, ऋण का और सहायता अनुदान की बात की इन्होंने। तो इन्होंने बात किया जो राज्य होते हैं ये सामान्य राज्य कुल केंद्रीय सहायता का 90% ऋण ले और विशेष राज्य कुल केंद्रीय सहायता का 10% ऋण, जबकि सहायता अनुदान ऐड 10% सहायता अनुदान के रूप में, और जो विशेष राज्य हैं उन्हें कुल केंद्रीय सहायता का 90% अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए। ये टेबल अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। गाडगिल साहब ने तो टेबल दे दिया, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो सामान्य राज्य है, नॉर्मल स्टेट है, जैसे कि जिसमें ज़्यादा गरीबी नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, जैसे कि आप ले सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, ओके। तो वहाँ पर केंद्रीय सहायता से, अगर केंद्र से सहायता स्टेट मांग रही है तो उसको ऋण के अंतर्गत लिया जाए, लोन के अंतर्गत लिया जाए 90%, और उन्हें 10% ही सहायता अनुदान दिया जाए, क्योंकि ये पहले से अच्छे खासे फले पूरे राज्य हैं, इनके पास अच्छी इकॉनमी है और रिसोर्सेज भी अच्छे हैं इनके पास कमाई के। जबकि जो विशेष राज्य हैं, जैसे कि आपका हो गया विशेष राज्य जो पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर एंड 7 सिस्टर्स हमारी नॉर्थ ईस्ट के राज्य, हिमाचल प्रदेश, ये विशेष राज्य हो सकते हैं। विशेष राज्य है क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, टूरिज़्म के अलावा इनके पास ज़्यादा कोई रिसोर्स नहीं है। तो ऐसे राज्यों को क्या होना चाहिए, वो जो सहायता मांगे केंद्र से, केंद्र को 10% ही लोन के रूप में उनको देना चाहिए, ऋण के रूप में, बाकी 90% ऐसे ही दे देना चाहिए अनुदान के रूप में। समझ में आया ये लाइन क्या लिखा है? इसका मतलब है 90% अगर सामान्य राज्य है तो और उसको हेल्प चाहिए तो 90% जो पैसा है, मनी है, वो ऋण के रूप में दिया जाएगा और 10% ही आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप विशेष राज्य के अंतर्गत आते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, और अगर आप सेंटर से हेल्प मांग रहे हैं तो आपको 10% ही लोन देना पड़ेगा बस, ऋण, बाकी 90% आपको अनुदान के रूप में फ्री में मिल जाएगा खाते में, तुरंत डायरेक्ट बैंक में। उसके बाद क्या है, तो विशेष राज्य के दर्जा के बारे में बात करते हैं कि क्या ऐसी कसौटियाँ हैं जिसमें विशेष राज्य के दर्जा के रूप में वो आएंगे। तो किसी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो पहाड़ी क्षेत्रफल की अधिकता वाले राज्य हैं, जैसे कि आपके उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर एंड आपके 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है, टूरिज़्म के भरोसे ये चलता है, टूरिज़्म भी साल भर तो चलता रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। फिर सेकंड नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा, राज्य के सैनिक महत्व, यदि वो सैनिक महत्व के लिए स्पेशल है, वो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है वो रीजन, तो उसको दिया जा सकता है विशेष राज्य का दर्जा। और फोर्थ, राज्य का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, यदि वहाँ ज़्यादा है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि हर राज्य विशेष राज्य का दर्जा पाना चाहता है क्योंकि उसके बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात तो उनको, जो आप ऊपर से ही समझ सकते हो, सहायता अनुदान वाली बात, उनको बहुत ईजीली सहायता अनुदान मिल जाती है अगर वो विशेष राज्य के अंतर्गत है। एक टाइम में तो यूपी भी चाहता था कि उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार चीख के बोल रहा है कि हमें दे दो विशेष राज्य, हमरा का दे दो विशेष राज्य का दर्जा, हम आर्थिक रूप से पिछड़ापन के रूप में हैं, या फिर वो लॉजिक देता है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ओके। तो आर्थिक पिछड़ापन के बहुत मतलब फ़ायदे तो क्या ही हैं, अगर दे दिया गया तो सहायता अनुदान में थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है उनको। उसके बाद क्या है, वर्तमान समय में पश्चिम भारत व दक्षिण भारत के विकसित राज्य विशेष राज्य के दर्जे जैसे प्रावधानों के खुलकर विरोध कर रहे हैं, वहीं पिछड़े राज्य विशेष राज्य के दर्जे का मांग कर रहे हैं। मैंने बताया ना ये कन्फ्लिक्ट। अब साउथ के जो राज्य हैं, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, विकसित राज्य हैं, वो तो क्या करते हैं, उनको कोई पैसा चाहिए होता है सेंटर से, तो वो उनको उसके लिए पैसा देना पड़ता है, तो ऋण के रूप में मिलता है। लेकिन जो
पिछड़े हुए राज्य हैं उनको वो पैसा मतलब फ्री में मिल जाता है। मतलब आप कंडीशन समझने की कोशिश करो। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि आप मान लो गुजरात है, महाराष्ट्र है, बेंगलुरु है, ये रीजन है, ये इनके जो स्टेट है, इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन्होंने जो कमाई थी, जो टैक्स का हिस्सा था, दिया, कलेक्ट किया टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब वो टैक्स का यूज फ्री में वो राज्य करेंगे जो विशेष राज्य के रूप में आ रहा है। अब इसी रूप में ये लोग नाराज़ हो जाते हैं, जो अच्छे राज्य हैं, जो पावरफुल राज्य हैं पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के, कि भाई हमने टैक्स आपको कलेक्ट करके दिया और आपने फ्री में बांट दिया उनको, पिछड़े राज्यों को। तो ये तो सही बात नहीं है, तो इनका ये लॉजिक है। उसके बाद क्या है, भारत के वित्त आयोग व नीति आयोग ने यह परामर्श दिया है कि वर्तमान में विशेष राज्य के दर्जे को लंबित स्थिति में रखा जाए और किसी नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा ना दिया जाए। बहुत टेंशन है भाई, किसी नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया ना तो सबसे पहले राजनीतिक तरीके से इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। एक राज्य को दोगे दूसरा कहेगा मुझे भी चाहिए, ठीक है। हरियाणा को दोगे कहेगा पंजाब मुझे भी चाहिए, और पंजाब के लोग कहेंगे हम गरीब हैं, हरियाणा के लोग कहेंगे हम भी गरीब हैं। उनको दोगे कि राजस्थान कहेगा हमको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए तो उसको लंबित ही रखा गया है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा, इसमें केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में भारत का वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में। तो डियर फ्रेंड्स ये लेक्चर तो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भारत का वित्त आयोग क्या है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उसके क्या काम हैं, क्या योग्यताएं हैं। और खैर आपको पूरा मिल ही गया है पेज एक ही में, आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक्सप्लेन करना होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद भी है मेंस आंसर राइटिंग के लिए इतना काफ़ी नहीं है, इसके बाद भी वित्त आयोग के बारे में इतना कुछ है, फिर केंद्र और राज्य के बीच तनाव के बारे में है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बस आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।